आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास 10th विज्ञान का पहला चैप्टर है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को लिए हैं और उस ऑब्जेक्टिव के माध्यम से आपको इस तरीके से रिवीजन कराएंगे कि आपका ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा और इस पूरा चैप्टर का रिवीजन भी एक ही वीडियो में हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा तो इससे आपका चैप्टर 1 रिवीजन हो जाएगा। साथ ही साथ जो मेन ऑब्जेक्टिव है जो 2024-2025 में जो बच्चे मैट्रिक एग्जाम में बैठने वाले हैं और इस चैप्टर से अगर एक भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से उसे बना सकते हैं, या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आए, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आए, उसे भी आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। मान लीजिए कि लोहा है, लोहा के ऊपर हम क्या लगाते हैं, जिंक यानी Zn लगाते हैं। तो ये मान लीजिए कि टीन है, जैसे आप जानते हैं ये एक लोहा होता है, उसके ऊपर हम क्या कर दिए, जिंक लगा दिए। अभी जिंक लगा दिए तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, संक्षारण, गैल्वेनीकरण, पानी चढ़ाना, विद्युत अपघटन। अब बताइए कि इसमें क्या होगा। तो अगर आप देखिएगा, एक मिनट, अगर इसका आंसर अगर आप देखिएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण होता है, इसका मतलब ये होता है कि जब किसी लोहा के ऊपर अगर हम जिंक को लेपित करते हैं तो वह प्रक्रिया गैल्वेनीकरण हो जाता है। संक्षारण, पानी चढ़ाना, तो संक्षारण के बारे में हम आगे आपको टॉपिक्स में डिस्कस किए हुए हैं, इसी वीडियो में आगे बताएंगे। पानी चढ़ाना मतलब किसी के ऊपर जो होता है धार तेज करना, और भी तरीका इसका होता है। विद्युत अपघटन, ये सब का हम आगे बताए हुए हैं। तो पहले अगर आपको यहाँ पर कहेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गैल्वेनीकरण। क्या हो जाएगा, गैल्वेनीकरण। लोहा को जिंक से लिपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण। सेकेंड है सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। सिल्वर क्लोराइड आप जानते हैं, उसका रंग अगर आपसे पूछेगा तो उसका रंग क्या होगा। सिल्वर क्लोराइड आप जानते हैं कि महिलाएं, लड़कियां खास करके चांदी की जो चीज़ें पहनती है वो कैसा होता है। तो सिल्वर का कलर कैसा होता है, उजला होता है। तो आप देख सकते हैं श्वेत है। चलिए मैं एक चीज़ और आपको बता दें, यहाँ पर ये सिल्वर है, सिल्वर क्लोराइड का पूरा मिक्स है। अब आप इससे भी पता लगा सकते हैं कि ये सिल्वर क्लोराइड है तो इसका कलर किस तरीके के दिख रहा है, लाल है, नहीं है, काला है, नहीं है, पीला है, नहीं है, हरा है, नहीं है। इसका मतलब क्या है, हम लोग बचपन से इसके बारे में पढ़ रहे हैं, उजला है। तो उजला का एक दूसरा नाम है श्वेत। उजला का दूसरा नाम क्या है, श्वेत। श्वेत का भी मतलब उजला ही होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, श्वेत। क्लियर है यहाँ तक। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिएगा। देखिए ये सेकेंड हो गया। अभी हम थर्ड नंबर पर चलते हैं। थर्ड नंबर पर यह कह रहा है कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप, यानी कि हम क्या करते हैं, जस्ता तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है। देखिए जस्ता यानी Zn, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl, दोनों को अभिक्रिया कराएंगे। उस अभिक्रिया के दौरान क्या क्या मिलता है, कौन कौन सा गैस बनता है। तो देखिए ऑप्शन में आपको CO2 है, N2 है, H2 है, SO2 है। इसे आपको पता नहीं लगेगा, हम इसका रिएक्शन आपके सामने रखते हैं और आपके बाद उसके बाद आपको पता चल जाएगा। ये क्या है, जस्ता। जस्ता को इंग्लिश में Zn बोलते हैं, फॉर्म है इसका ये फॉर्म है। अब ये क्या है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अगर पूछेगा इसका रूप क्या हो जाएगा तो HCl। ये बैलेंस किया हुआ है तो इसमें क्या बन गया, ZnCl, यानी क्या हो गया, यहाँ पर बन गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया का फलस्वरूप निम्न में से कौन होता है। तो ये होता है जस्ता क्लोराइड यानी जिंक क्लोराइड, इसको बोल सकते हैं। इसका पूरा नाम हो जाएगा ZnCl का जिंक क्लोराइड। और लास्ट में क्या बचा, H2। लास्ट में क्या बचा, H2। इसमें H2 कहीं पर दिख रहा है, दिख रहा है, सी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। और यहाँ से भी देख सकते हैं कि हाइड्रोजन बनाने की प्रोसेस में HCl को जब हम इसमें डालते हैं तो लास्ट में हमको क्या मिलता है, H2 मिलता है। यही प्रक्रिया है, इसी में रह करके जब हम रिएक्शन कराएंगे तो जा करके लास्ट में हमारा हाइड्रोजन मिलता है। हाइड्रोजन बनाने की विधि यही होता है और इसका आंसर भी बहुत ही आसानी तरीके से आप बना सकते हैं कि H2 होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है। देखिए दहन का मतलब होता है जब कोई पदार्थ जल करके आग यानी हीट को दे रहा है और उसका रूप इस तरीके से कुछ है तो वह प्रक्रिया जलन यानी दहन कहलाता है। जैसे जल का उबलना, चलिए हम सबके सामने आपके पिक्चर यहाँ पर रख देते हैं। जैसे ये जल उबल रहा है
ठीक है, जल उबल रहा है गैस स्टोव पर, उसके बाद मोम का पिघलना, मोम भी यहाँ पर आपका पिघल रहा है, ठीक है, लास्ट में पेट्रोल का जलना। अब बताइए कि तीनों में से कौन इसमें मैच कर रहा है। देखो जल उबल रहा है तो इसमें तो खाली उष्मा निकल रहा है, मतलब वाष्पीकरण हो रहा है एक्चुअली में, हाँ, उससे भी तुम्हारा हाथ जल जाएगा, इसके ऊपर भी हाथ रखोगे तो जल जाएगा, लेकिन इसमें और इसमें अंतर है। ये जब जल रहा है तो पूरी तरीके से हर चीज़ को जला रहा है। क्या यह पूरे चीज़ को जला देगा? क्या यह मोमबत्ती पूरे चीज़ को जला देगा? पिघलेगा। लेकिन ये क्या करेगा, जब इसमें आग पकड़ेगा, पेट्रोल पंप में आग पकड़ा हुआ है, ये जो आग है ये पेट्रोल पंप में आग पकड़ा हुआ है, तो ये पूरा जल करके क्या हो जाएगा, दहन करेगा। इसका मतलब है कि दहन की प्रक्रिया क्या होगा, दहन की प्रक्रिया हो जाएगा पेट्रोल का जलना। कितना इजी लग रहा है। एक चीज और इसको क्लियरली समझ लेते हैं कि किसी जलने वाले पदार्थ के वायु या ऑक्सीकारक द्वारा जल जाने की क्रिया को क्या कहते हैं, जल जाएगा, तो उस क्रिया को दहन या जलना कहते हैं। बाय द वे, अगर ये क्वेश्चन तुमको एग्जाम में पूछ दे कि दहन किसे कहते हैं, तो क्या कहोगे, किसी जलने वाले पदार्थ के वायु या ऑक्सीकारक द्वारा जल जाने की क्रिया को दहन कहेंगे। क्या कहेंगे, किसी जलने वाले पदार्थ के, जलने वाले जो पदार्थ होता है उसका वायु या ऑक्सीकारक द्वारा जलेगा, तो जल जाने की जो क्रिया होता है, जो प्रोसेस होता है, वही प्रोसेस हमारा दहन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, दहन कहलाएगा। अब दहन एक क्या है पूछेगा, दहन कौन सी प्रक्रिया है, तो दहन एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यह भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है, दहन कौन सी अभिक्रिया है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इस क्रिया में दहन आंखों से ज्वाला दिख सकती है, ज्वाला दिख भी सकती है। अब इस प्रक्रिया में ऊष्मा तथा अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरण जैसे प्रकाश भी उत्पन्न होता है। तो दहन किसे कहते हैं, इसका डिफिनेशन पूछेगा। दहन कौन सी अभिक्रिया, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा उष्माक्षेपी अभिक्रिया। यहाँ तक क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 5वां नंबर है, साग सब्जियों को विघटित होकर के कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। साग सब्जी जब हम उसको डालते हैं, इस तरीके से कुछ रहेगा और डाल करके ये खेत है, इसमें डालेंगे तो ये विघटित होकर के कंपोस्ट खाद बनता है, केचुआ बनता है। पूछेगा कि केचुआ को क्या कहा जाता है, तो केचुआ को किसान का दोस्त कहा जाता है। या फिर उल्टा करके क्वेश्चन को पूछेगा कि किसान का दोस्त किसे कहते हैं, तो किसान का दोस्त हम कहते हैं केचुआ को। केचुआ फर्टिलाइजर के रूप में किसान को बहुत मदद करता है। तो ये जो कंपोस्ट खाद बनता है, इसमें केचुए की मात्रा ज़्यादा होती है, इसीलिए इसको जो है खाद के रूप में खेत में यूज किया जाता है। अब बताओ, एक चीज़ तुमको उष्माशोषी अभिक्रिया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया और प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में यदि नहीं मालूम है तो फटाफट मालूम चल जाएगा। सबसे पहले देखो, उष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, यानी जिस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा का अवशोषण होता है उसे उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 है ना, तो CaO हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये मिल जाएगा। ये पूरा बट गया हुआ है। अभी देखो उष्माक्षेपी अभिक्रिया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा उत्पन्न होती है उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। जैसे C+O2 मिल करके CO2, उष्मा मिलेगा और ऊर्जा मिलेगा। ठीक है, अब तुम लोग बताना कि चारों में से क्या होगा। हम चारों का डिफिनीशन दे देते हैं। रासायनिक अभिक्रिया ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिनमें अभिकारक नए उत्पाद बन जाता है। अभिकारक क्या करेगा, एक नया उत्पाद बन जाएगा। जैसे भोजन का पाचन, दूध का दही बनना, दूध से दही बन जाना, फलों का पक जाना, शराब बनाने के लिए अंगूरों का किण्वन आदि, ये सब भी होता है। उसके अलावा है प्रतिस्थापन, वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी तत्व का प्रतिस्थापन दूसरे तत्व द्वारा होता है, उसे हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखो इस चैप्टर में ये चारों डिफिनीशन में से एक न एक डिफिनीशन तुमको एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। तो क्या करना है, इस चारों डिफिनीशन में से चारों डिफिनीशन को याद रखना है। नहीं समझ में आता यहाँ पर भी दे दिया है। अब बताओ कि चारों में से इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। और जो ऑनलाइन वाले बच्चे यूट्यूब पर देख रहे हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं, वो नीचे कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर कौन सा होगा। जल्दी से तुम लोग बताओ क्या होगा। रासायनिक अभिक्रिया कैसे होगा, रासायनिक अभिक्रिया का मतलब है कि वो एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में बन जाना, इसमें उसकी मात्रा रहती है,
इसमें जब देखो, जब खाद्य पदार्थ बनता है तो उसमें ऊष्मा और ऊर्जा निकलता है। वही ऊर्जा ना खाद के रूप में यूज होता है और फसल को ऊर्जा देता है। और ऊर्जा क्या करता है? फसल को बढ़ाता है, फसल को आगे बढ़ाता है। यानी इसमें क्या हो जाएगा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा। ये जो है साग सब्जियों का बनना कौन अभिक्रिया हो जाएगा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि इसमें ऊर्जा ना बन रहा है। अरे खाद देने से कोई आदमी बढ़ता है ना, बढ़ रहा है, ऊर्जा हो रहा है, ऊष्मा मिल रहा है। तुम खाते हो तो तुम बढ़ते हो, तुमको ऊष्मा ऊर्जा मिल रहा है। उसी तरीके से फसल को भी ऊष्मा ऊर्जा मिलता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गया। क्लियर हुआ? ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगा। रासायनिक में दूध से दही बन जाएगा। समझ में आया? क्लियर हुआ? उस स्थिति में होता है। इसका डिफिनीशन भी देख सकते हो। चलो छठा नंबर, निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? लेड नाइट्रेट को कैसे गर्म किया जाता है? ये ऑप्शन है, 4 ऑप्शन, O2 NO2 NO2 और N2 NO2 और O2। देखो लेड नाइट्रेट, ये कुछ इसका डिफिनीशन आती है और ये इसका पिक्चर है। तो ये लेड नाइट्रेट इस तरीके से कुछ रहता है और इसको जब गर्म करेंगे तो यहाँ पर डिफिनीशन दिया हुआ है लेड नाइट्रेट PbNO3 2 रहता है। अब जब इसको हम गर्म करेंगे तो क्या करेंगे? हीट किए। हीट मतलब गर्म किए। क्या किए? गर्म किए। अब जब गर्म करेंगे तो यहाँ पर लेड ऑक्साइड बनेगा, है ना। उसके बाद क्या बनेगा? नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी NO2। और उसके बाद क्या बनेगा? ऑक्सीजन बनेगा O2। अब बताओ इसमें से कौन ऑप्शन इसका सही होगा? डी नंबर, क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, तो NO2 और O2, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्लियर है? एनी कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन तो नहीं होनी चाहिए। अगर इसके बावजूद भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो ऑनलाइन वाले बच्चे जो यूट्यूब पर देख रहे हैं नीचे कमेंट करेंगे और जो क्लास वाले बच्चे हैं वो बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम है। 7वें नंबर क्वेश्चन में निम्न में से कौन सही है? Na2CO3 × 5H2O, Na2CO3 × 10H2O, Na2CO3 × 7H2O और Na2CO3 × 2H2O, है ना। जैसे तुमको अगर डिफिनीशन दे दे, यह है तो एक ही चीज लेकिन थोड़ा मोड़ा, राम खाता है आम, आम खाता है राम, राम आम खाता है, तो तुम इजीली कह सकते हो कि राम आम खाता। पूरा सही डिफिनीशन है, सही ट्रांसलेशन है, सही लैंग्वेज है, सही सेंटेंस है। अब बताओ एक चीज तुमको हम बताते हैं, ठीक है। ये धवन सोडा होता है, धवन सोडा धोने का सोडा होता है, लेकिन इससे पहले भी एक चीज है, ये है धवन सोडा। धोवन सोडा लिखा गया, धवन सोडा होता है या धोवन सोडा ही होता है। Na2CO3 × 10H2O होता है, इसका पूरा फुल फॉर्म होता है। और ये जो तुम देख रहे हो 5H2O, कहीं पर भी 7H2O 2H2O नहीं होता है, यानी Na2CO3 के साथ हमेशा 10H2O होता है और 10H2O धवन सोडा होता है। अब देखो धवन सोडा या धोने का सोडा होता है, वॉशिंग सोडा भी इसको बोला गया है, यह सोडा ऐश बोला गया है, सोडा क्रिस्टल भी कहते हैं। यह एक समान लवण है जिसका जलीय गोल क्षारीय होता है। पूछेगा कि धवन का जलीय गोल ऑब्जेक्टिव में कैसा होता है, तो क्षारीय होता है। इसीलिए इसका उपयोग कपड़ा धोने के लिए भी किया जाता है। इसीलिए इसका उपयोग कपड़ा धोने के लिए, कपड़ा जब हम धोते हैं तो धवन सोडा होता है, इसीलिए इसे धवन सोडा या वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। अब कभी कभी तुम लोग को एक चीज और आएगा, वो कंफ्यूजन तुम लोग को होगा। इसका आंसर तो तुमको मालूम चल गया। इसका आंसर क्या होगा? Na2CO3 × 10H2O। इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? धोवन सोडा, या क्या कहेंगे धोने का सोडा या वॉशिंग सोडा। इस जैसे जल का H2O होता है, उसी तरीके से सरफ का फॉर्मूला है। जो सरफ नहीं देखते हो, घड़ी सरफ, टाइट सरफ, फलना चिलना सरफ, इसका फॉर्मूला ये हो गया। अभी जो है तुमको हम एक चीज बताते हैं, ये बेकिंग सोडा है और ये बेकिंग पाउडर है। और वो धवन सोडा था, धवन सोडा धोने वाला, कपड़ा धोने वाला, उसी के तरह मिलता जुलता है बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। इस दोनों का अंतर क्या है बहुत बार अलग अलग जगहों पर पूछा गया है। ये बेसिक नॉलेज के लिए अभी जो हम बता रहे हैं वो बेसिक नॉलेज के लिए, बस 2 मिनट लेंगे क्लियर हो जाएगा। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या अंतर है, कब हुआ, ये नहीं हुआ, इसके बारे में देख लो। बेकिंग सोडा की उत्पत्ति जो है 1846 में अमेरिका में हुआ, लेकिन बेकिंग पाउडर की उत्पत्ति इससे बाद 10 साल के बाद 1856 में यूनाइटेड स्टेट में हुआ, है ना। अमेरिका जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, और अमेरिका की जगह भी है तो अमेरिका में हुआ, यूनाइटेड स्टेट में हुआ, ठीक है।
ये बनावट इसका टेक्सचर देखेगा तो दरदरा नमक जैसे होता है ना, उजला उजला नमक उसी के जैसा होता है। ये मुलायम होता है उसी की तरह, ये मुलायम होता है थोड़ा, ठीक है, लेकिन हल्का दरदरा रहता है। ये बेकिंग सोडा देख लो, ये बेकिंग पाउडर देख लो। इसका मुख्य कार्य है खाना को फुलाने का कार्य करता है। जो तुम छोला भटूरा वगैरह देखते रहते हो, फुल्की सब देखते रहते हो मार्केट में, अब फूलल फूलल रहता है, उसमें ये डाल दोगे फूल जाएगा। इसका भी काम होता है खाना को फुलाने का कार्य करता है। इसमें खट्टे पदार्थ सहायक होते हैं। खट्टा पदार्थ रख देगा तो ये और ज़्यादा काम करेगा। इसमें पानी मिलाना पड़ता है, ठीक है। इसमें कब प्रयोग करें? तुरंत खाना बनाने के लिए हम क्या करेंगे, बेकिंग सोडा का यूज कर सकते हैं तुरंत खाना बनाने के लिए। इसमें देर से खाना बनाने के लिए हम बेकिंग पाउडर का यूज कर सकते हैं। बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग सोडा का प्रयोग जो होता है जल्दी खाना बनाने के लिए, और बेकिंग पाउडर का यूज देर से खाना बनाने के लिए। इसका मुख्य सामग्री है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसमें एसिडिटी रेगुलेटर, कॉर्न स्टार्च, ये सब इसका मुख्य कार्य है। इसका कब प्रयोग न करें? खट्टेपन व नमी के अभाव में, यानी जब खट्टापन नहीं हो तो उसके अभाव में इसका प्रयोग ना करें। इसके नमी के अभाव में, है ना, इसका प्रयोग ना करें। इसमें मुख्य व्यंजन छोला, पकौड़ा, ढोकला, ये सब जो बनता है उसमें बेकिंग सोडा रखाता है। तो देखते हो छोला भटूरा फूल फूल के इतना घोल रहता है ना। और तू सब कहता है कि जाते हम घर पर बनाएंगे, तू सब बनाने जाता पचकिए जाता है, लेकिन उसमें साइंस है, उसमें बेकिंग सोडा मिलाया रहता है ना। बेकरी के व्यंजन बनाने में, केक उक बनाने में बेकिंग पाउडर का यूज होता है। केक, पाव रोटी समय ये रखाता है। विभिन्न नाम इसका मीठा सोडा है, खाने वाला सोडा है, इसका बेकिंग पाउडर है। सफाई के लिए इसका प्रयोग हम कर सकते हैं, इसीलिए ज़्यादा खराब होता है, और इसका सफाई के लिए हम प्रयोग नहीं करते हैं। तो अब समझ में आ गया बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और वाशिंग पाउडर क्या हो गया। वॉशिंग पाउडर कपड़ा धोने के लिए, ये बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर का अंतर हम यहाँ पर बता दिए हैं। क्लियर? 8वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये देखो मोदी वाला सरफ है, मोदी वॉशिंग पाउडर, मोदी वॉशिंग पाउडर है ना। को पता नहीं नेट से निकाले तो देखे निकल गया। अभी देखो यहाँ पर ये सरफ है और ये है तुम्हारा वॉशिंग सोडा, इस तरीके से इसके अंदर में रहता है, ठीक है। क्लियर हो गया? आगे चले। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन है? अपघटन की अभिक्रिया के फलस्वरूप तुमको डिफिनीशन पता हो जाएगा, अपने हो जाएगा। देखो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया वैसे अभिक्रिया है रासायनिक जिसमें एक पदार्थ के टूटने से, जब एक पदार्थ टूटेगा तो टूटने से दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण हो जाएगा, और जिनके गुण मूल पदार्थों के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है ना। टूट करके नया पदार्थ बना, लेकिन उससे वो भिन्न होगा, अलग होगा, उसे हम वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CaCO3 अगर हम उसको उष्मा करेंगे, हीट करेंगे तो CaO + CO2 बन जाएगा, ठीक है। अभी हम इसको तुमको एक और डिफिनीशन देते हैं, जैसे KClO3 टूट करके KCl और 3O2 बन जाएगा। अब बताओ इसमें से ऑप्शन कौन हो जाएगा? अब तो ऑटोमेटिक तुम बता देगा क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। यह अभिक्रिया में अपघटन की अभिक्रिया होता है, और अपघटन की अभिक्रिया क्या होता है? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ के टूटने से दो नया अलग अलग पदार्थ बनेगा, और जो दो नया नया पदार्थ बनेगा वो मेन पदार्थ जिससे बना हुआ रहता है टूट करके उससे बिल्कुल अलग रहेगा। तो उस तरीके की अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया या फिर वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला यहाँ पर जैसे दिया हुआ है, और ये इसका आंसर होगा। 9वां नंबर Fe2A3 Al रिएक्शन करेगा Al2O3 प्लस में Fe हो जाएगा। दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है ये पूछ रहा है। अब देखो संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया सब काम तुमको डिफिनीशन बता देती है। संयोजन अभिक्रिया है, इसको इंग्लिश में कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब इसको बढ़िया से समझ लो। बोले है ना कि इस चैप्टर को खाली तुम ऑब्जेक्टिव पूरा जब बच्चा देख लेगा ना, इस चैप्टर का रिविजन हो जाएगा। एग्जाम्पल्स, 2 नंबरी क्वेश्चन, 5 नंबरी क्वेश्चन, सब ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब हो जाएगा, है कि नहीं। अब देखो संयोजन अभिक्रिया में, जिस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारकों से एक एकल उत्पाद का निर्माण होता है उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CaO है, H2O है, रिएक्शन करेगा CaOH2, यानी CaO जो होता है चूना होता है। चूना का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जो खैनी में चूना मिलाता है ना, तो चूना वाला ये हो गया CaO, उसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, हो गया। H2O जल हो गया, CaOH2 हो जाएगा बुझा हुआ चूना अथवा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? तो ये संयोजन अभिक्रिया है।
अभी देखो वियोजन अभिक्रिया का डिफिनेशन। वियोजन अपघटन क्या होता है? किस अभिक्रिया में एकल अभिकारक वियोजित हो जाता है यानी टूटता है, टू हो करके दो या अधिक उत्पादों का निर्माण करता है, जैसे CO3 है। इसको जब हम हीट करेंगे तो CaO बनेगा और CO2 बनेगा। जब कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर को गर्म किया जाता है तो यह वियोजित होकर के कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। ठीक है, अगला देखो द्विविस्थापन और विस्थापन। जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो यह विस्थापन अभिक्रिया हो जाता है। क्या हो जाता है? विस्थापन अभिक्रिया हो जाता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणुओं के समूह आयन क्या करता है? आदान प्रदान करता है। इस स्थिति में हम क्या कहते हैं इसको? इस स्थिति में हम उसको बोलते हैं द्विविस्थापन। अब तुमको बताना है कि 4 ऑप्शन में से इसका आंसर कौन होगा। हाँ, क्या हो जाएगा? देखो इसमें अगर तुम रिएक्शन को सही तरीके से देखो तो जो यहाँ पर Fe है ना, ये ऑक्सीजन के साथ मिलल था, तो इसमें क्या किया है? ये ऑक्सीजन के साथ Al मिल गया है और Fe को बाहर विस्थापित कर दिया है। और अब वही कह रहा भाई तू अलगे हो, साइड हो। इसका मतलब है कि जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसकी यौगिक से विस्थापित कर देता है तो विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। जैसे इसमें भी देखा, ये लोहा है ना, तो इसमें अकेले है तो इसमें क्या किया है? मिल गया है और कॉपर को साइड कर दिया है और इसमें लोहा को साइड कर दिया है। तो हमेशा 2 तत्व जो होता है बराबर होता है। अगर लोहा है तो लोहा साइड होगा, अगर अलगे रहेगा तो मिल जाएगा, अब मिलल रहेगा तो अलग हो जाएगा। इस स्थिति में कौन हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया। क्लियर? 10वां नंबर, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? लोहा का चूर्ण होता है, उस पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl अगर हम डाल देंगे तो क्या होगा? तो देखो हाइड्रोजन गैस आयरन क्लोराइड बनता है, क्लोरीन गैस आयरन क्लोराइड बनता है, कोई अभिक्रिया नहीं होता है, आयरन लवण एवं जल बनता है। चलो देखो यहाँ पर Fe है, ये लोहा है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और यहाँ पर क्या बनेगा? FeCl2 और प्लस में H2 बनेगा। Fe को हम क्या बोलते हैं? आयरन क्लोराइड। क्या बनेंगे? आयरन क्लोराइड और प्लस में हाइड्रोजन। अब बताओ H2 तो क्या होगा? किसमें है? हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो गया। क्लियर? यानी कंफ्यूजन नहीं है। चलो अगला 11 नंबर, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन, देखो श्वसन जो है किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होता है। क्या होता है? किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होता है अथवा हाइड्रोजन का ह्रास। हाइड्रोजन का ह्रास का मतलब कमी हो जाना, तो अथवा दोनों हो तो उसे हम अपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं? उपचयन यानी ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब देखो संयोजन अभिक्रिया क्या होता है? शुरू में ये क्वेश्चन आया था, उसी का हम डिफिनेशन यहाँ पर रखे हैं। वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारकों में से एक एल उत्पाद का निर्माण होता है तो ऐसे अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। CaOH2O रिएक्शन करेगा CaOH2OQ, ये एक्यू रूप में जाएगा यानी कि। ठीक है, यहाँ पर तुमको रिएक्शन है। चलो पहले अपचयन को देख लो। किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होना अथवा ऑक्सीजन का ह्रास अथवा दोनों हो तो इसे हम क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। अगला, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है। क्या होता है? ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसे हम ऊष्मा शोष्य अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CaCO3 CaO प्लस में CO2 बनता है। अब बताओ कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया? अब तुम लोग खुद बताओ। कौन में होगा? किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होता है ना, अथवा हाइड्रोजन का ह्रास होता है। वैसे देखो अभिक्रिया में एकल उत्पाद के निर्माण होता है। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे हम ऊष्मा शोष्य अभिक्रिया कहते हैं। बताओ है? इसका आंसर तुम लोग बताओ। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन में क्या होता है? हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो उससे हमारा बॉडी में क्या होता है? ऊष्मा निकलता है, ऊष्मा एनर्जी मिलता है। तो क्या हो जाएगा? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। इसमें क्या हो जाएगा? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। हमारे अनुसार से यही होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो इसका आंसर लास्ट में हम दे देंगे। वैसे श्वसन जो होता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के अंदर में ही आता है। क्लियर? अगर ये नहीं होगा तो सेकेंड नंबर C नंबर होगा, लेकिन ज़्यादा चांस है यही होगा।
उष्माशोषी में ऊष्मा निकलता है, और जब हम हाइड्रोजन की वृद्धि तो नहीं होता है श्वसन में, हाइड्रोजन तो हम लेते ही नहीं है, ऑक्सीजन का ह्रास नहीं होता है, ऑक्सीजन हम लोग बढ़ते हैं, तो ये इसीलिए ये भी नहीं होगा, है ना। एकल उत्पाद का निर्माण ये भी नहीं होता है, हाइड्रोजन का ह्रास होना ये भी नहीं होगा, तो ये उष्माशोषी अभिक्रिया ही होगा। इसका आंसर डी नंबर बिल्कुल सही होना चाहिए। 12 नंबर, हाँ देखो, श्वसन की प्रक्रिया एक अपचयन उपक्रिया है। दिले रुक जो, अपचयन है दिले है तो 1 मिनट, तब उसी में चल जाएंगे हम, रुको कन्फ्यूजन में हम थे। श्वसन की प्रक्रिया एक अपचयन अभिक्रिया है जो ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माक्षेपी है। तो अपचयन इसमें दिया है, वो ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी से मिलता जुलता है। अपचयन अभिक्रिया से तात्पर्य है उस अभिक्रिया से जिसमें जैव अणु ऑक्सीजन के साथ साथ क्रिया करके विमुक्त हो जाता है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा मुक्त होती है ना, ऊष्मा मुक्त होती है, और इसमें भी ऊष्मा का अवशोषण होता है। सॉरी, इसमें अवशोषण का मतलब होता है कमी, कमी होगा तो इसका उल्टा वाला रहता, ऊष्माक्षेपी रहता तो हो जाता। ऊष्माशोषी अभिक्रिया तो नहीं होगा, लेकिन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया रहता तो होता। लेकिन इसमें क्या है, हम नीचा दे दिए तो हमको लगा कि कुछ कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि मिलता जुलता है तो बराबर कन्फ्यूजन करता है। इसीलिए ध्यान में रखना कि ये क्या हो जाएगा, अपचयन अभिक्रिया में चल जाएगा, क्योंकि हमको भी ये दोनों में से कोई ये लग रहा था। तो डी नंबर को काट करके ये कर देना। बाय द वे, ऑप्शन में से अपचयन को हटा करके इसमें धर देगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, तो ऊष्माक्षेपी में मार देना। ठीक है, क्लियर। चलो 12 नंबर, CuO प्लस H2 रिएक्शन करेगा Cu प्लस H2O, किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन होगा, अपचयन होगा, उदासीनीकरण रिडॉक्स। देखो डिफिनीशन देख लो। उपचयन का मतलब होता है किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि अथवा हाइड्रोजन का ह्रास होता है अथवा दोनों होगा तो उसे हम क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं। अगला, किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि, बतवा वही है तुम्हारा, ये पिछले बार भी देखा था। जब किसी अम्ल किसी क्षार से क्रिया करता है तब लवण और जल बनाता है। क्या करता है, लवण और जल बनाता है, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो जब किसी में देखो इसमें न अम्ल है न क्षार है तो ये तो होबे नहीं करेगा, उदासीनीकरण होबे नहीं करेगा। अगला देख लेते हैं, यहाँ देखो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान एक अभिकारक उपचयित होता है जबकि दूसरा अपचयित होता है, इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, CuO प्लस H2 CuH2O है। अब देखो सुनो, इसमें ऑक्सीजन जो है निकल गया, इधर ऑक्सीजन कमी हो गया और इधर हाइड्रोजन में ऑक्सीजन नहीं था, हो गया। तो एक और ऑक्सीजन कमी हो रहा है, एक और ऑक्सीजन बढ़ रहा है। अब इसमें क्या कर रहा है, दौरान उपचयित और अपचयित दोनों होगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा तुमको रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया, क्योंकि रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास भी होता है और ऑक्सीजन का कमी भी होता है। तो देखो इधर ऑक्सीजन का कमी हो गया और इधर बढ़ गया, तो ये हो जाएगा रेडॉक्स अभिक्रिया में। क्या हो जाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया में। 13, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतर से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतर से बने यौगिक देखो सहसंयोजक वाला में भी देख लो और चारों का डिफिनीशन देख लो पहले तुम क्लियरली। ठीक है, जा तीनों को डिफिनीशन है। बंध एक रासायनिक बंध जिसमें परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होता है, बनाने के इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करता रहता है। इसी से आंसर इसका मालूम चल जाएगा। जिन यौगिकों के अणु में वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन रहता है, ठीक है, उन्हें वैद्युत संयोजक या आयनिक यौगिक कहते हैं। ये भी नहीं होगा। कार्बन के रासायनिक यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। प्रकृति में इनकी संख्या 1.6 करोड़ से भी अधिक है, यानी क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन किसी में, इसमें ही है, और इलेक्ट्रॉन के स्थानांतर से कौन बनता है, सहसंयोजी बनता है। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होता है निगेटिव से लेकर के पॉजिटिव की तरफ होता है। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है और करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होता है। ये करंट है और ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, पूछेगा इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव और करंट का डायरेक्शन जो बिजली तार वाला रहता है वो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाता है। 14, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? Cu प्लस O2 रिएक्शन करेगा, CuO बनाएगा। ये कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, कॉपर का अपकरण हो रहा है, कॉपर का नाइट्रेशन हो रहा है। ए और बी दोनों क्या हो जाएगा, ऑप्शन बताओ। देखो संयोजन अभिक्रिया, इन अभिक्रिया में दो या अधिक तत्वों के रासायनिक संयोजन के परिणाम स्वरूप क्या करता है, यौगिकों का निर्माण होता है। क्या होता है, यौगिकों का निर्माण होता है संयोजन अभिक्रिया के दौरान। तो यौगिकों का निर्माण होगा तो अगर देखो C प्लस O2 मिल करके CO2 हो गया और Cu2 मिल करके CO हो गया। इसमें कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है कि अपकरण हो रहा है? ऑक्सीकरण का मतलब होता है बढ़ना और अपकरण का मतलब घटना। तो इसमें बढ़ रहा है। ठीक है, देखो
इधर Cu है, O2 है, मिल करके बढ़ गया तो इसमें कॉपर का ऑक्सीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉपर का ऑक्सीकरण। देखो ऑक्सीकरण और अपचयन में क्या अंतर होता है? ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का संयोग होता है, जबकि अपचयन में ऑक्सीजन का त्याग होता है। तो क्या इसमें ऑक्सीजन त्याग रहा है? नहीं रहा, त्याग रहा है, बढ़ रहा है। देखो ऑक्सीजन में, ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन का त्याग होता है, जबकि अपचयन में हाइड्रोजन का संयोग बनता है। ऑक्सीकरण विद्युत धनात्मक तत्वों का अनुपात घटता है, जबकि अपचयन में विद्युत धनात्मक तत्वों का अपमान अनुपात बढ़ता है। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन अलग अलग होते हैं, जबकि अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो इसका अंतर क्या हो जाएगा? इसका अंतर हो जाएगा ऑक्सीकरण, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। क्लियर? सब चीज़ को डिफाइन कर दिए बढ़िया से, कहाँ से इसका आंसर कितना आएगा, कैसे आएगा, सब है यहाँ पर। 15 नंबर, निम्नलिखित समीकरण क्या है? H2 + Cl2, HCl बना रहा है, यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन मिल करके हाइड्रोक्लोरीन बना रहा है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। एक अपघटन अपक्रिया है, संयोजन अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया क्या है? सबका ऑप्शन देख लो, अपने पता चल जाएगा। H2 + Cl2 किसमें है? 2HCl इसमें है। ऐसे अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कराता है, संयोजन अपक्रिया है। तो क्या हो जाएगा? संयोजन अपक्रिया में हो जाएगा। वैसे सबका ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, वैसे तुम यहाँ से भी मिला सकते हो। किसी प्रकार के कोई कन्फ्यूजन होगा तो यहाँ से तुम इसको पढ़ करके आराम से सबका डिफिनीशन, सबका प्रश्न का इसका उत्तर प्राप्त कर सकते हो। क्लियर? कोई कन्फ्यूजन है ना? अपघटन अपक्रिया, संयोजन अपक्रिया, द्विविस्थापन और विस्थापन पिछले भी बता दिए हैं कि किस तरीके से अपक्रिया ये काम करता है, मालूम है? चलो 15 के बाद 4 गो और 5 गो है। निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है? द्विविस्थापन अभिक्रिया कौन है बताओ? देखो द्विविस्थापन अभिक्रिया का मतलब होता है जब दो अभिक्रिया मिल करके दोनों आपस में मिलजुल करके बंटवारा करेगा तो हो जाएगा। यानी इधरों दो गो है और इधरों दो गो है तो कौन में जाएगा? ये हो जाएगा विस्थापन। सुनो ना, ये क्वेश्चन का आंसर विस्थापन। और इधरों दो गो है और इधरों दो गो है तो देखो जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तब विस्थापन अभिक्रिया। तब बताओ इसमें कौन है? विस्थापन हो रहा है कहीं से? नहीं हो रहा है, तो विस्थापन तो होबे नहीं करेगा। ठीक है, विस्थापन वाला में ही नहीं होगा। अब देखो द्विविस्थापन अभिक्रिया का हमको पूछ रहा है ये वाला द्विविस्थापन का। तो अलग अलग परमाणुओं के समूह आयन आपस में आदान प्रदान होता है। तो आदान प्रदान किस में हो रहा है? इसी में हो रहा है। इधर भी दूगो है और इधर भी दूगो है। इधर का अणु देखो AgNO3 है तो Ag क्या किया? Cl के साथ हो गया और NO3 Na के साथ आ गया। यानी आपस में दूगो अणु मिल करके अगल बगल में आदान प्रदान कर रहा है। इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है? 17 निम्नलिखित अभिक्रिया में से कौन विस्थापन अभिक्रिया? अब तुमको विस्थापन अभिक्रिया बताना। विस्थापन में क्या करता है? अणु को विस्थापित कर देता है, हटा देता है। कौन में हटा रहा है बताओ? FeCuSO4 है, इसमें से Cu को हटा दिया, अलग कर दिया, FeSO4 बन गया। देखो अभी देखो यही अंश, जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसकी यौगिक से विस्थापित कर देता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी FeCuSO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो ये क्या करेगा? Cu को कहेगा भाई रे तू भाग जो, हम एक साथ शादी करते हैं, है ना तो जान से मार देंगे। ये लोहा का रहा कॉपर ना भागे दे। ये भाग करके अलगे हो गया। ये क्या करेगा? FeSO4 इसके साथ रिएक्शन बना करके शादी कर लिया है ना। अब ये हो गया 17 नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? C नंबर। 18 अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? अवक्षेपण अभिक्रिया से विलय अविलय दोनों या इनमें से कोई नहीं। चलो इसका आंसर देखो। जब दो विलयनों को मिलाया जाता है, क्या किया जाता है? जब दो गो विलयन को मिलाया जाता है तो उनकी अभिक्रिया से श्वेत रंग के एक पदार्थ के निर्माण होता है जो जल में अविलय होता है। इस अविलय पदार्थ को अवक्षेपण कहते हैं। यानी अवक्षेप कहते हैं। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे हम अवक्षेपण कहते हैं। पहले तो इसे अवक्षेप कहते हैं और जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे हम अवक्षेपण कहते हैं। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? अविलय। देखो हर ऑब्जेक्टिव का जब क्वेश्चन कर रहा है तो उसका हम डिफिनीशन इसीलिए दे रहे हैं कि बउआ रे डिफिनीशन नहीं याद रहेगा तब बउआ ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होगा। इसीलिए जब भी एग्जाम के तैयारी में बच्चा जाता है और बढ़िया नंबर लाना चाहता है तो हर क्वेश्चन का डिफिनीशन उसको याद रहना चाहिए। अब देखो हर क्वेश्चन का डिफिनीशन तुम्हारे सामने रखे हैं, तुम ऑटोमेटिक इसका आंसर का
मतलब क्वेश्चन का आंसर टिक करते चल गया। लेकिन अगर वही नहीं रहता तब बाउंस मारता तुमको, ये सर ऐसे हो गया है कि नहीं, तो फिर प्रॉब्लम होता। 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। अब तुमको बार बार हम अपघटन अभिक्रिया तो दिए हैं, फिर भी दे रहे हैं। अपघटन अभिक्रिया तब होती है जब एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट जाता है। यानी एक अभिकारक क्या करेगा, 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, इसे इस समान यानी कि 2 इधर है, ये 2 टूट जाएगा। बताओ कौन है जो 2 में टूट गया है, यानी उधर 1 है और उधर 2 है, बताओ कौन होगा? इसका आंसर क्या होगा? KClO3 KCl और O में जाता है, CaCO3 वो भी टूट करके CaO में जाता है। अब H2Cl ये तो होबे नहीं करेगा, ठीक है। अगर ऑप्शन होगा तो A होगा ना तो B होगा। अब कौन होगा से बताओ? A नंबर, क्योंकि कई बार हम बताए हैं कि अपघटन अभिक्रिया में ऑप्शन CaCO3 वाला जाएगा, क्योंकि CaO और CO2 जाएगा तो यो कट गया। ऑप्शन नंबर A इसका बिल्कुल सही हो गया। क्लियर? और कोई कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन नहीं है। मानव शरीर में भोजन का पचना कौन अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया है, कई बार बताए हुए हैं। मानव शरीर में भोजन का पचना रासायनिक अभिक्रिया है। कौन अभिक्रिया बताए हुए हैं? दूध से दही का बनना, मानव शरीर में भोजन का पचना, श्वसन, ये सब रासायनिक अभिक्रिया के अंदर में आता है, उसमें निकलता। 20वां और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया? देखो रेडॉक्स अभिक्रिया ये है, जैसे Zn है, Zn का इसमें रिड्यूस हो रहा है, इसमें O गायब हो गया, और C है इसमें COO आ गया, इसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है। इसको ऑक्सीकरण कहते हैं हिंदी में, इसको क्या कहते हैं? अवकरण कहते हैं। अवकरण में मान कमता है, ऑक्सीकरण में मान बढ़ता है। क्लियर? तो CaCO3 है, CaO प्लस CO2 जाता है, और H2 प्लस Cl2 है। निम्नलिखित कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है? तुमको कई बार हम बताए हैं, इसका आंसर तुमको खुदे देना है। बताओ। C नंबर ऑप्शन, C नंबर ऑप्शन बिल्कुल तुम्हारे लेवल से सही लग रहा है कि इसमें ऑक्सीजन का कमी हो रहा है और इधर ऑक्सीजन नहीं है तो ऑक्सीजन बढ़ रहा है। बिल्कुल तुम्हारे अनुसार से C नंबर ऑप्शन एक्यूरेट सही लग रहा है, नहीं है कि नहीं? अब सुनो, रेडॉक्स अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया का डेफिनेशन पूछेगा तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान एक अभिकारक उपचयित होता है जबकि दूसरा अपचयित होता है, इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर C नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही लग रहा है। ठीक है, सही लग रहा है मतलब वही सही है। और कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, यही में तुम्हारा जो है पूरा हो गया। अगर कोई डिफिनीशन से कंफ्यूजन है, किसी प्रकार से कोई रिलेटेड कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट करिए और इस वीडियो को अपने 3-4 दोस्तों को शेयर करिए। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम आपसे ज़रूर मिलेंगे।